यस स्टूडेंट्स, हमने पीछे पार्टनरशिप के मेरिट और डीमेरिट्स पढ़े थे। अब इसके आगे पढ़ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एट ड्यूरेशन एंड लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन आगे पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एट विल का मतलब क्या होता है, जब पार्टनर्स की जब तक मर्जी हो वो उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब वो चाहें उसे टर्मिनेट कर सकते हैं विद ए 1 मंथ और विद ए प्रेस्क्राइब्ड नोटिस। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए की जाती है। जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, जब वो हमारा ऑब्जेक्टिव का फुलफिल हो जाता है, तो वो हमारी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो ये थी ड्यूरेशन के ऊपर कि हमारे इतने टाइम पीरियड के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो पार्टनरशिप ख़त्म हो गई। दूसरी होती है एट विल, जब तक हमारी इच्छा है हम उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, और हम अब चाहते हैं कि हमारी पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करनी है हमें, तो वो एक प्रायर नोटिस देकर और विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ के बेस पर है जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि सब जो हमारी सभी पार्टनर्स है, सभी के सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, और वो जब उसे वाइंड अप करते हैं तो उससे बिफोर उनको रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल होता है। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, लिमिटेड पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर जो है उसकी अनलिमिटेड होती है लायबिलिटी, लेकिन रेस्ट जो होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से क्या हो जाता है कि जिस पर सबसे ज़्यादा अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो उस पार्टनर के साथ डिस्प्यूट भी हो सकता है, और कई रीज़न हो सकते हैं कि वो उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा आ जाए। तो इस केस में लिमिटेड पार्टनरशिप में हमारा क्या होता है कि हम पार्टनर्स जो हैं, पार्टनर्स की भी जो स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड कर देते हैं कि 5 होंगे, 7 होंगे या इतने होंगे, और फिर हम उसको कंपनी को रजिस्टर्ड भी, फर्म को अपनी रजिस्टर्ड भी करवाना यहाँ पर लिमिटेड पार्टनरशिप में कंपलसरी हो जाता है। लेकिन ये पार्टनरशिप हमारी जो है लिमिटेड पार्टनरशिप जो होती है वो हमारी किसी भी पार्टनर की डेथ पर ख़त्म नहीं होती है, रेस्ट पार्टनर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जब पार्टनर्स आपस में मिलकर कोई काम करते हैं तो अब उनके बीच में कुछ ना कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होंगी, कोई ना कोई शर्तें भी तय होंगी कि हम ये काम करेंगे, हम इस फर्म का ये नाम रखेंगे, हमारा प्रॉफिट जो है वो इतना आएगा अगर, तो हम उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इतना हिस्सा हम अपने जर्नल रिजर्व में रखेंगे, मतलब कुछ सेविंग्स भी रखेंगे ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ भी काम हो सके, इतना पैसा हम रॉ मटेरियल पर लगाएंगे, इतना पैसा हम एसेट्स पर लगाएंगे जो हमने एसेट्स अकाउंट्स में पढ़ी। तो वो सब शर्तें तय करने के लिए वो एक कितने दिन तक याद रख सकते हैं उन चीज़ों को, वो याद नहीं रखी जा सकती ज़्यादा लंबे समय तक, तो उन्होंने कुछ ना कुछ रिटन एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो वो रिटन एग्रीमेंट जो होता है वो पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड कहलाती है। डीड मैंने अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये वॉलंटरी होता है, अगर आपने रजिस्टर नहीं कराई है पार्टनरशिप तो ये वॉलंटरी है आपका, आप रिटन भी रख सकते हो और वर्बल भी, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अगर आपने लिमिटेड पार्टनरशिप कराई है तो आपको ये रिटर्न करना कंपलसरी होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आ गया। रजिस्ट्रेशन हमारा कंपनीज़ में कैसे होता है, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि क्या क्या हमें लिखना होता है। देखो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी कि फर्म का नेम क्या होगा, बिज़नेस क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, ड्यूरेशन कितनी होगी, हम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे प्रॉफिट या लॉसेस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे, किसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, सैलरीज़ कैसे दी जाएंगी, पार्टनर पैसा कैसे विड्रॉ करेंगे, गवर्नमेंट एडमिशन जो होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को किस तरह अप्लाई किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह चार्ज किया जाएगा। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कंपनी को वाइंड अप कैसे करेंगे, फर्म को वाइंड अप कैसे करेंगे, और अकाउंट्स जो हैं वो 2 वे एंट्रीज होंगी या सिंगल एंट्री मेथड होगा, और मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, और हमारे अंदर अगर डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स में तो वो डिस्प्यूट को किस तरह सॉल्व किया जाएगा, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर्स मैंने अभी पहले ही बताया था कि फर्म नेम के अकॉर्डिंग होता है। फर्म का जब हमने नेम रखना है कोई तो हमें उसे रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा, तो उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास हमें जाना पड़ता है। वो एक कंक्लूसिव प्रूफ देता है हमें फर्म का, और ये फर्म की हम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसे रजिस्टर कराते हैं। और इसमें हमें क्या क्या रजिस्टर कराना होता है, ये 3 चीज़ें। ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड कैन नॉट फाइल ए सू अगेंस्ट और अदर पार्टनर्स। जिस पार्टनर को हमने रजिस्टर ही नहीं कराया है वो पार्टनर दूसरे पार्टनर पर सू फाइल नहीं कर सकता। इट्स नॉट सूट, इट्स स्यू। स्यू मीन्स होता है केस फाइल करना।
फर्म कैन नॉट फाइल ए SU अगेंस्ट थर्ड पार्टी, फर्म जो है वो किसी थर्ड पार्टी पर भी केस फाइल नहीं कर सकती। द फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट अदर पार्टनर्स, तो इस कंडीशंस में ये हो जाती है हमारी कॉन्सिक्वेंसेस जब आ जाती हैं नॉन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में। इन कॉन्सिक्वेंसेस से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है। तो जब हम रजिस्ट्रार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं तो उसमें हमारी एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए, सेम जो हमारे एग्रीमेंट में है। नेम, फर्म का नेम होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए, नेम ऑफ अदर प्लेसेस यानी अगर हमारी कोई ब्रांचेज हैं, डेट ऑफ ईच पार्टनर्स जॉइंट फर्म, जिस दिन फर्म में पार्टनर आया है, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स ऑल्सो, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। और ये एप्लीकेशन कहाँ सभी साइन करेंगे और साइन करके रजिस्ट्रार को डिपॉजिट कराया जाएगा, और डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स। और फिर वो क्या करते हैं, सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स की क्रॉस चेकिंग करते हैं। क्रॉस चेकिंग करने के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आपकी ये कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। तो ये था आपका पार्टनरशिप एक्ट। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर हमने पढ़ा था HUF, अब पढ़ा था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ये 2 टॉपिक रह गए थे, ये भी कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, ये सोसाइटीज़ हमारी जनरली जो हैं सर्विसेज होती हैं। और अगर मैं इसको कहूँ, ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर आती हैं। इनका बेसिकली मोटो क्या होता है, कंज्यूमर सर्विसेज प्रोवाइड करना, वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं हर एक पर्सन की। क्यों, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और जिस तरह से हमारी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो कुछ ना कुछ डेवलप होता चला जा रहा है। तो हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देनी है, लोगों की जो राइट्स हैं उनकी भी हमें केयर करनी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसी सोसाइटीज़ गवर्नमेंट भी बना सकती है और नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, यानी प्राइवेट भी हो सकती हैं। ऐसी सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं जो कॉमनली जो है हमारे गवर्नमेंट पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करती हैं, उन्हें कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है अंडर एक्ट 90 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। और इसमें कम से कम 10% होने चाहिए, और वो सोसाइटी में से ही हमारी, यानी इसका मतलब ये है कि वो उसी सेम कंट्री का सिटीज़न होना चाहिए। उसके बाद इसके फीचर्स क्या हैं, वॉलंटरी मेंबरशिप, आप जब मर्जी जाओ इसमें मेंबरशिप एक नॉमिनल से फ़ीस देकर आप मेंबरशिप ले सकते हो। लीगल स्टेटस, क्योंकि रजिस्टर्ड होती है तो ये एक लीगल एंटिटी होती है, तो फ्यूचर में अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो हमारी जो गवर्नमेंट से हम जाकर गुहार लगा सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं कि हम वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। लिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन इन कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ की भी लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले तो लोन, बैंक से लिया हुआ लोन। तो देखो, बैंक से जो लोन मिलते हैं वो हमारी वेलफेयर के लिए ही होते हैं कि हम अपने फ्यूचर को में अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकें, लेकिन उनकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं कि वो हमें इतने अमाउंट से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारी कैपिटल कम हो, या हमारा मॉर्टगेज किया हुआ, मॉर्टगेज मतलब कुछ जो हम गिरवी रखते हैं उसकी वैल्यू कम हो, तो वो कुछ ना कुछ डिसाइडेड होते हैं। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। कंट्रोल, और कंट्रोल कौन करता है, इनके लिए जो हम इलेक्ट करते हैं, वोट करके हम एक मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं। वो मैनेजिंग कमेटी जो है वो सारे डिसीजंस लेती हैं, जैसे CEO हो गया, DM हो गया, ये सब सारे ही कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद सर्विस मोटिव, बेसिकली मैंने बता ही दिया है कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ का मेन मोटो होता है सर्विस देना। मेरिट्स क्या हैं, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। वोटिंग स्टेटस का मतलब क्या है कि जब हम जब हम कोई मेंबर चूज़ कर रहे हैं तो हम जितने भी पार्टनर्स या जितने भी मेंबर्स उसमें हैं सबको वोट करने का राइट होता है, और वो डिसाइड कर सकता है कि हमारे इनमें से कोई कौन सा पर्सन जो है वो मैनेजिंग कमेटी में होगा। तो 1 मैन 1 वोट का रूल ये भी फॉलो करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी होती है तो रिस्क भी हमारा कम हो जाता है। उसके बाद है स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन चला गया तो दूसरा पर्सन मेंबरशिप लेकर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के जाने से हमारी वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बंद हो जाएगी, नहीं, इसकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, और इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब क्या है कि ये जनरली जो हमें प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, वो लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करवाते हैं, और जब ये हमसे वापस भी ले रहे हैं अगर, तो वो बिल्कुल रिड्यूसिंग कॉस्ट पर लेते हैं ताकि हम ईजिली उसको पे कर पाएँ। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट से हमें पूरी सपोर्ट मिलती है इसमें, क्योंकि हम उन्हें भी पता है